आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी के बयानों को बार बार तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। उनके बयानों को गलत ढंग से पेश किया जाता है। आरक्षण को लेकर उनके एक बयान को भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रचार तंत्र ने वायरल किया हुआ है कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ हैं। जबकि उस बयान को मैंने भी सुना था। उस बयान में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि इस समाज में पिछड़ों, दलितों की भागीदारी अच्छी नहीं है। उनकी जितनी प्रतिशत है, उनकी जितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से उनकी भागीदारी नहीं है। हम आरक्षण खत्म करने की तभी सोच सकते हैं जब समाज में बराबरी हो, मगर ऐसा है नहीं। यह सीधा और सरल बयान था दोस्तों, मगर इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब राहुल गांधी को सामने आना पड़ा है और अमेरिका से उन्होंने कहा है और साफ तौर पर कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। हम 50% का जो दायरा है उसे भी लांघना चाहते हैं, यानी कि 50% से ज्यादा आरक्षण देना चाहते हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. दोस्तों, इसी बयान से पहले राहुल गांधी यह भी बताते हैं कि समाज में किस तरह की नाइंसाफी है, गैर बराबरी है, और ऐसे माहौल में सवाल ही नहीं पैदा होता आरक्षण खत्म करने का। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। We feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. आपको इस सोच को समझना पड़ेगा दोस्तों। वैसे तो मायावती बड़े बड़े मुद्दों पर खामोश रहती हैं, मगर राहुल गांधी के एक आधे अधूरे बयान पर वो प्रतिक्रिया दे रही हैं। मायावती, जो कि दलित राजनीति की सबसे बड़ा चेहरा हुआ करती थी, अब हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुविधावादी तरीके से अपनी बात रखती हैं। उनकी मैं चर्चा करूंगा, मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी के खिलाफ ये जो टूल किट चलाया जाता है, यह पहली बार नहीं है। याद है आपको, संसद के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए, आरएसएस की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आपकी सोच हिंसक है। मगर प्रधानमंत्री अचानक खड़े होते हैं कि आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, और फिर हर जगह उनके बयान को वायरल किया जाता है कि देखो यह व्यक्ति हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है। सबसे दिलचस्प बात यह, राहुल गांधी ने उस बयान में स्पष्ट कर दिया था कि मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। मगर बाद में जानते हैं क्या होता है? बाद में ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके उस बयान को संसदीय कार्रवाई से हटा देते हैं। यानी कि आगे जाकर कई सालों बाद जब संसदीय कार्रवाई को कोई पढ़ेगा तो यह आभास होगा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी थे। इस तरह की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी आगे जाकर करती है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस बयान पर बवाल हो रहा है, मैं चाहूंगा आप सुने। अंग्रेजी में बयान है, मैं पहले बताना चाहता हूं हिंदी में दरअसल उन्होंने क्या कहा। वो बता रहे हैं कि नौकरशाहों में अगर आप देखें तो बमुश्किल अति पिछड़े वर्गों को या पिछड़े वर्गों को या दलितों को नुमाइंदगी मिलती है। वो ये भी कहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन भी देखें, टॉप 200 बिजनेसमैन को देखें, व्यापारियों को देखें, धन्ना सेठों को देखें, तो इसमें सिर्फ एक ओबीसी है। राहुल गांधी यहां भागीदारी की बात कर रहे थे, और फिर वो आगे जाकर कहते हैं कि आरक्षण खत्म करने की बात तभी की जा सकती है अगर समाज में बराबरी हो, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो आप मुझे बताइए, आरक्षण विरोधी बयान कैसे हो गया?
आखिर क्यों अपने चाटुकारों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। If you add up Dalits, tribals, OBCs, they come to 73%. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs. So, and I think a minority. So, 90% of India, in the government of India, has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. And when you actually look at the financial numbers, then tribals get 10 paisa out of 100 rupees. Dalits get, I think, 5 rupees out of 100 rupees. And OBCs get a similar number. So the fact of the matter is that they're not getting participation, right? And the problem is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India. And I've done it. Show me the tribal name. Show me the Dalit name. Show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem, right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper castes, right? Who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country, right? You think of opening up, I mean, frankly, with all due respect, I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. And there's a reason for that. You can't. Because those doors are closed. और नतीजा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता मैदान में उतर जाते हैं। सबसे पहले चिराग पासवान। खत्म करना तो दूर, सोचना भी अपराध, राहुल गांधी के बयान पर बोले चिराग पासवान। मायावती, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया। यह पार्टी कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। इनके नाटकों से सावधान रहना पड़ेगा। आगे क्या कहती हैं मायावती? अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें। आपको समझना पड़ेगा कि मायावती ऐसे बयान क्यों दे रही हैं। हाल के दिनों में मायावती अचानक खामोश हो गई हैं और अक्सर, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, वो जब अपने नुमाइंदे को मैदान में उतारती हैं तो इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को होता है और नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में जब से कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है, लोकसभा में उसे 6 सीटें मिली हैं, उसके बाद से दलित अब राहुल गांधी की तरफ देखने लगे हैं। मायावती इस बात को लेकर चिंतित हैं, असुरक्षित हैं। यही वजह है, वो भी जानती हैं कि राहुल गांधी ने कहीं पर भी आरक्षण खत्म करने की बात नहीं की। राहुल तो दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए व्यापक भागीदारी की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, देखिए धन्ना सेठों में कितने ओबीसी हैं, दलित तो बिल्कुल भी नहीं है। नौकरशाहों में देखिए
कितने अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने दलित हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज जो मायावती राहुल गांधी पर प्रहार बोल रही हैं, क्या कभी भी वो ऐसे मुद्दे उठाती हैं? जब भाजपा की सरकारों को कटघरे में रखना पड़ता है दलितों के खिलाफ अत्याचार को लेके, तो अमूमन मायावती जी खामोश रहती हैं। क्यों रहती हैं? यह सवाल तो किया जाएगा ना। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी के खिलाफ बाकायदा एक टूल किट चल रहा है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई चाइना एक प्रोडक्शन हब है, वहां ये उत्पादन का केंद्र है। ये देश विरोधी बयान कैसे हो गया, मैं समझना चाहता हूं। वो ये चाहते हैं कि भारत एक उत्पादन केंद्र बने, तो ये देश विरोधी बयान कैसे हो गया? सबसे बड़ी बात, 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, और फिर गालवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और सबसे दिलचस्प बात, गालवान घाटी के शहादत के बाद चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ जाता है। यह सवाल तो किया जाएगा ना, क्यों? प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री 14 बार, करीब 1 दर्जन बार चीन गए थे। अब अगर कांग्रेस भी ऐसे कहने लगे कि क्यों गए थे चीन, क्या राज है, और फिर उसे जोड़ें वो कि प्रधानमंत्री ने अब तक चीन के बारे में एक शब्द नहीं कहा, हमारे जवान शहीद हो गए, फिर भी चीन शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। अगर कांग्रेस इन दोनों घटनाओं को जोड़ने लगे तब क्या होगा बताइए? राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी चीन ने जो भारतीय जमीन पर कब्जा किया हुआ है वो मुद्दा उठा रहे हैं, और ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा कि चीन हमारी जमीन पर बैठा हुआ है और इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। अंग्रेजी में उनका बयान। Well, if you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. आपकी स्क्रीन पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनका एक पुराना बयान था जिसमें इन्होंने कहा था कि चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. अब कल्पना कीजिए यही बयान राहुल गांधी ने दिया होता तो, और इनका एक ताजा बयान भी आया है। भारत ने चीन के साथ व्यापार के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए कोई भी देश यह नहीं बोल सकता कि वो चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा। अब इस बयान के बारे में भाजपा का क्या कहना है, उनके प्रचार तंत्र का क्या कहना है? अब इस बयान में सुनिए क्या वो चीन का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें प्रो पाकिस्तानी बताया जाता है। इस सरकार के बड़े बड़े नौकरशाह हैं जिनके बेटे पाकिस्तानियों के साथ धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। उन पर कभी कोई सवाल होता है क्या, बताइए? राहुल ने स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन देता रहेगा, दोनों देशों के बीच समस्या बनी रहेगी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। No, Pakistan's instigation of terrorism in our country is holding the two countries back. We are not going to accept Pakistan carrying out terror acts in our country. We're just not going to accept it. Okay. And until they keep doing that, there's going to be problems between us. Okay. इन दोनों बयानों से आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति पाकिस्तान का या चाइना का समर्थन कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है भाजपा के साथ? भाजपा ने संवाद को नेस्तनाबूद कर दिया है, राजनीतिक संवाद को नेस्तनाबूद कर दिया है। यह इनकी सोच रही है, आज से नहीं।
कई सालों से किसी के बयान का एक हिस्सा उठा दो, उसे वायरल करो, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, उसकी चर्चा ही ना करो और देश की जनता को मूर्ख समझो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये जो विपक्ष के नाम पर या पत्रकारों के नाम पर अक्सर आपके सामने झूठ पेश करती है, ये आपकी बुद्धिमत्ता, आपके इंटेलिजेंस, आपकी समझदारी को चैलेंज कर रही है, चुनौती दे रही है और कहीं ना कहीं आपको मूर्ख समझती है, ना समझ समझती है। इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो गई। उन्हें दलित विरोधी बताना आधे अधूरे बयान, उन्हें भारत विरोधी बताना, उन्हें चीन समर्थक बताना और इनमें से कोई भी ऐसा बयान नहीं है जिसमें राहुल समर्थन कर रहे हो चाइना का या फिर पाकिस्तान का या फिर दलित विरोधी हो। मगर भाजपा इस कदर असुरक्षित है कि उनके बयान को आधा अधूरा पेश करके झूठ बोल रही है, लगातार बोल रही है और इसी दर्द को राहुल गांधी ने सामने रखा। वो कह रहे हैं कि हम जब चुनाव लड़ना चाहते थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं इकलौता ऐसा राजनेता हूं जिनके खिलाफ 20 मुकदमे हैं अदालत के अंदर। भाजपा मुझे जेल में डाल देना चाहती है, यानी कि जेल के जरिए, एजेंसीज के जरिए, दुष्प्रचार के जरिए। और इस दुष्प्रचार का सामना राहुल गांधी ने अक्सर किया है, सालों से करते आए हैं। यही वजह है कि उनकी छवि को पहले तो पप्पू बनाया गया, मगर अब वो काम नहीं कर रहा है तो उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। We fought an election with our bank accounts frozen. Right now, I don't know. I mean, I don't know any democracy where that's happened. Maybe that type of thing happens in Syria or used to happen in Iraq. But we literally sat during our election and spoke to our treasurer, and he says, "Well, we have no money." Right now, you can have a resilient voter. You still need to run campaigns. You still need to have conversations. You still need to have meetings. Right? I've got 20 plus cases with me. I'm the only person in Indian history to get a prison sentence for defamation, right? We have a chief minister who's in jail right now. So, I mean, one way of saying it is, yes, the Indian voter is very resilient and, he stands like a rock. Absolutely he does. But the Indian voter requires an architecture to work on, which is not there. But would you say that Indian democracy is resilient and it can't be broken? Well, I can say to you that Indian democracy for the last 10 years was broken. But it's on an upward trajectory. It's fighting back, but it was broken. I have seen the government of Maharashtra just being taken away from us. So I've seen it with my own eyes. I've watched it as our legislators have been bought and hooked off and suddenly became BJP legislators. So Indian democracy has been under attack, has been very badly weakened, and now it's fighting back, and I'm confident that it will fight back. नहीं दोस्तों, आज इस मंच पर खड़े होकर मैं राहुल गांधी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की जहरीली राजनीति का विरोध कर रहा हूं। बाज आइए। और मुद्दा यहां राहुल गांधी का नहीं है। मैं खुद और मेरे अलावा कई और पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के दुष्प्रचार का शिकार होते रहे हैं। हमारे बारे में झूठ फैलाया जाता है, हमारे खिलाफ भीड़ खड़ी की जाती है और मैं जानता हूं वही कुछ राहुल गांधी के बारे में किया जा रहा है। मैं खुद कई बार इसका शिकार रहा हूं। मैं उस सोच के खिलाफ हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की उस जहरीली सोच का विरोध करते रहूंगा जिसमें वो झूठ के सहारे, आधे अधूरे सच, अर्ध सत्य के सहारे अपने विरोधियों का जवाब देती है, उस पर हमला करती है, सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बदनाम करती है। और इसका सामना हर उस पत्रकार ने किया है जो सत्ता से सवाल करता है, चाहे वो अभिसार हो, चाहे वो रवीश हो, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो अजीत हो। हर किसी के खिलाफ ये लोग झूठ फैलाते हैं। इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। यह मत सोचिए कि इस कार्यक्रम का मकसद राहुल गांधी को डिफेंड करना था। नहीं, इस कार्यक्रम का मकसद भाजपा की जहरीली झूठी राजनीति का पर्दाफाश करना था और वो मैं आगे करते रहूंगा जब तक है जान में जान। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।